हाँ भाई जयलो, क्या हालचाल। स्टार्ट करते हैं आज आगे का टॉपिक बायोटेक। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन ने कल टूल्स ऑफ बायोटेक की हमने बात कर ली थी। टूल्स ऑफ बायोटेक के अंदर हमारे पास जो टॉपिक था उसके अंदर थे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स। उन एंजाइम्स में हमने सभी एंजाइम की बातें कर ली है, लाइटिक एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम और सिंथेसाइजिंग एंजाइम। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वेक्टर और व्हीकल डीएनए। वेक्टर और व्हीकल डीएनए क्या होता है, हमें उसकी बात करनी है। चलिएगा, वेक्टर जो है, वेक्टर भी बोल सकते हैं बेटा इसको हम, व्हीकल डीएनए भी बोल सकते हैं, कैरियर डीएनए भी बोल सकते हैं। जैसे नाम में लिखा है सेम, मतलब वेक्टर एक प्रकार का डीएनए है, कैरियर या व्हीकल डीएनए है, जिसके साथ हम डिजायर्ड जीन को जोड़ करके, जिसके साथ क्या करेंगे हम, डिजायर्ड जीन को जोड़ के, डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करके होस्ट सेल के अंदर हम इसको ट्रांसफर करते हैं। वेक्टर डीएनए क्या है? डीएनए, वेक्टर डीएनए वो डीएनए के मॉलिक्यूल है जिनके साथ हम डीएनए को या बोले तो डिजायर्ड जीन को जोड़ करके होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं। मतलब वेक्टर डीएनए और कुछ नहीं है, ये डीएनए ही होते हैं। एक बाहर का आउटसोर्स हम डीएनए यूज करते हैं और उसी डीएनए के साथ हम जोड़ते हैं हमारा डिजायर्ड जीन, और फिर उसी डीएनए को हम ट्रांसफर करते हैं होस्ट सेल के अंदर। मतलब होस्ट सेल में जीन अगर हमें भेजना है, डिजायर्ड जीन, तो उसको भेजने के लिए जो डीएनए यूज कर रहे हैं उसी डीएनए को हम वेक्टर, व्हीकल और कैरियर डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट है कि एक वेक्टर होने के लिए उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर जीन। तीसरा है क्लोनिंग और रेस्ट्रिक्शन साइट। ORI बोले तो जो क्लोनिंग वेक्टर है उसके पास, हमारे पास जो क्लोनिंग वेक्टर हम ये जिसको यूज कर रहे हैं उसके पास ORI साइट होनी चाहिए। ORI साइट क्या होती है कि अगर हम जो भी कोई वेक्टर डीएनए यूज कर रहे हैं, मान लो ये वेक्टर डीएनए हमारा, इस वेक्टर डीएनए के अंदर जहां पर डिजायर्ड जीन इंसर्ट करेंगे उसके अलावा इस डीएनए के पास एक ORI साइट होना मस्ट है। ORI साइट अगर इसके पास होगी तो ही ये आगे जाके होस्ट सेल के अंदर क्या कर पाएगा, रेप्लिकेट। इसलिए तो डायरेक्ट अगर डिजायर्ड जीन होस्ट में भेजेंगे तो वो अंदर जाके फंक्शनिंग नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास ORI साइट नहीं होगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो भी वेक्टर हम यूज करें मस्ट है कि उसके पास ORI साइट होनी चाहिए। तो जो ORI साइट है वो रेप्लिकेशन करवाती है। ORI साइट इस सीक्वेंस के साथ अगर डिजायर्ड जीन को हम जोड़ देंगे तो होस्ट सेल के अंदर वो डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ध्यान से देखिएगा ये लाइन में कंफ्यूजन कहाँ होता है। एनसीईआरटी लिख रही है एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस, बोले तो ORI के साथ लिंक करेंगे तो उसका होस्ट सेल में हम रेप्लिकेशन करवा सकते हैं। ध्यान से उड़ा, कोई भी बच्चा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकाले कि जैसे ये वेक्टर आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे ये ORI साइट है, इस ORI साइट के सीक्वेंस के साथ डिजायर्ड जीन नहीं जुड़ रहे। इसका मतलब है इस वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ रहे हैं जिसमें ORI तो है ही। मान लो डिजायर्ड जीन हम यहाँ जोड़ रहे हैं, डिजायर्ड जीन मान लो यहाँ जोड़ रहे हैं। समझ गए होंगे। तो जो एनसीईआरटी लिखती है कि कोई भी पीस ऑफ डीएनए जब हम ORI सीक्वेंस के साथ लिंक करेंगे तो वो होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है। कहने का मतलब है ORI सीक्वेंस पे नहीं है, ORI सीक्वेंस उसमें मौजूद होना चाहिए, उसके साथ डिजायर्ड जीन इंसर्ट करेंगे। सॉरी, इसके साथ हमने जो वेक्टर डीएनए बना रखा है कि इसकी ORI साइट तो ये सीक्वेंस हो गया, बट इसके साथ हमें डिजायर्ड जीन जोड़ना है। जुड़ेगा किसी दूसरी साइट के ऊपर इसी वेक्टर के अंदर, ताकि वो सेल में जाके क्या कर सके, रेप्लिकेट। अगर ORI साइट में जुड़ जाएगा तो क्या होगा, ORI साइट के अंदर डिजायर्ड जीन को अगर हम जो जोड़ दिया तो ORI साइट ही खत्म हो जाएगी, ये तो रेप्लिकेशन कर ही नहीं पाएगा। शायद ये चीज आप क्लियर रखे, थोड़ा सा एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। ये ORI साइट जो है कॉपी को बढ़ाती तो है ही, साथ में उनके कॉपी नंबर भी रेगुलेट करती है। मतलब बैक्टीरिया की होस्ट की सेल में जब हम वेक्टर को भेज देंगे, ये होस्ट सेल है, ये अगर हमारा वेक्टर है, वेक्टर के पास खुद की ORI होगी, और इसी वेक्टर के साथ मान लो हमने जोड़ दिया हमारा डिजायर्ड जीन। मान लेते हैं कि ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ये हमारा डिजायर्ड जीन हमने इसके साथ जोड़ दिया।
अगर डिजायर्ड जीन अगर हमने इसके साथ जोड़ दिया, अब इसको होस्ट सेल में अगर हम ट्रांसफर कर देंगे, तो होस्ट सेल में जाने के बाद ओआरआई साइट होगी, तो भी उसी की बदौलत से ये इस बैक्टीरिया के अंदर अपने नंबर को बढ़ा पाएगा। तो मतलब है कि ओआरआई साइट वो है जो बैक्टीरिया के अंदर इसके कॉपी नंबर को इंक्रीज करती है, साथ में कंट्रोल भी करती है कि कितने कॉपी नंबर एक सेल में होने चाहिए, कितने प्लाज्मिड की नंबर वहां पे जाके बनेंगे। कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जिनकी 1 और 2 ही कॉपी नंबर होती है, कुछ की 15 से 100 होती है, कुछ की इससे ज़्यादा भी हो सकती है। कहने का मतलब है, इम्पोर्टेंट नोट कर लेना अलग से, कि वेक्टर के पास ओआरआई मस्ट है, होनी चाहिए। ये कोई मस्ट कंडीशन नहीं होगी कि वो ज़्यादा कॉपी नंबर वाला होगा कि कम कॉपी नंबर वाला होगा। ओआरआई होना मस्ट है। कम कॉपी नंबर, हाई कॉपी नंबर दोनों में से किसी वेक्टर को भी यूज़ किया जा सकता है, बट बेटर रहेगा कि हाई कॉपी नंबर वाला यूज़ करें, ताकि हमारे इस डिजायर्ड जीन के साथ हमने अगर इसको जोड़ के भेजा है, इसके अंदर भेजा है, तो अगर जितना रेप्लिकेशन करेगा, हमारे डिजायर्ड जीन की कॉपी भी उतनी ही बन जाएगी। बाकी ये कोई डिजायरेबल, कोई मस्ट कैरेक्टर नहीं है कि हाई कॉपी नंबर होना ज़रूरी है। लो कॉपी नंबर भी हो सकता है, 1-2 कॉपी नंबर भी हो सकते हैं किसी सेल के अंदर। क्लियर है? ओआरआई होना मस्ट है। हाई नंबर, हाई कॉपी नंबर, लो कॉपी नंबर ये मैटर नहीं करता। तो ओआरआई साइट वो सीक्वेंस है जहाँ पर जिसकी मदद से हमारा डिजायर्ड जीन होस्ट सेल में जाके रेप्लिकेट करने वाला है। नेक्स्ट, सिलेक्टेबल मार्कर जीन। ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन अभी जस्ट आपको पढ़ना है, और आगे जब हम सिलेक्शन पढ़ेंगे कि एक इनिशियली हमने एक ओवरव्यू लिया था चैप्टर का, तो वहां बताया था लास्ट में हमने सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन सिलेक्शन करवाने के लिए हमारे पास कुछ जीन होते हैं, उनको हम सिलेक्टेबल मार्कर जीन कहते हैं। ये अभी समझ में नहीं आएंगे आपको, जस्ट नाम लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ लेना, एनसीईआरटी में भी मेंशन है। जैसे ही आगे हम सिलेक्शन करेंगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ कि ये जीन हमें हेल्प करेंगे, इन्हीं जीन की मदद से हम ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट को पहचान पाएंगे। हमने कल वो 3 पॉसिबिलिटी पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर, कि सेल हो सकता है ट्रांसफर हो ही ना, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो सकता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो जाए, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट वाला जाए तो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इनमें से हमारे काम की होती है ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, तो इसको सिलेक्शन करने के लिए इस जो वेक्टर हम यूज कर रहे हैं, उस वेक्टर के पास कुछ सिलेक्टेबल मार्कर, कुछ जीन होने चाहिए, और उन्हीं जीन की बदौलत हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट को, मतलब कि कौन सी सेल के अंदर हमारा डिजायर्ड जीन गया है। सिलेक्टेबल मार्कर जीन वो जीन है जिनकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि डिजायर्ड जीन कौन सी सेल में गया है। बस इतना सा याद रखिएगा एक बार, वो सिलेक्टेबल मार्कर जीन है। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो आगे आएगा। कुछ एग्जांपल दिए सिलेक्टेबल मार्कर जीन के, जैसे सिलेक्टेबल मार्कर जीन के कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, तो एएमपी आर से लिख देंगे। क्लोरोफेनिकोल रेजिस्टेंस जीन, सीएचएलआर लिख देंगे। टेट्रासाइक्लिन टेट आर, कैनामाइसिन, ये सब कुछ एग्जांपल दिए हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के। समझ गए होंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, तो कि ये जीन जब आरएनए प्रोटीन बनाएगा तो एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर उन बैक्टीरिया के पास वो जीन होगा, तो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे जो हम ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आगे एक्सप्लेन हम करेंगे, और पहले भी लास्ट क्लास के अंदर भी हमने ऐसा कुछ बोला है। नॉर्मल इकोलाई जो हम यूज कर रहे हैं, उनके पास किसी भी तरीके का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पहले से मौजूद नहीं होना चाहिए, अदरवाइज में सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। ये चीज भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जब सिलेक्शन हम पढ़ेंगे। दूसरा एक तो हो गया कि वो जीन यूज करो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। दूसरा हम यूज करेंगे लैक जेड जीन। लैक जेड जीन जो है, ये वही लैकोपेरोन के अंदर नाम आया था, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। इसकी भी बात करेंगे कैसे सिलेक्शन में हेल्प करेगा, जस्ट अभी एक बार पढ़ के आगे निकल जाना, ज्यादा अभी लोड नहीं लेना, आगे हम इसे समझेंगे। तीसरी चीज है कि जो हम वेक्टर यूज कर रहे हैं उसके पास होनी चाहिए क्लोनिंग और रेस्ट्रिक्शन साइट। क्लोनिंग रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब है, ये वो साइट है जहां पे डिजायर्ड जीन इंसर्ट करेंगे। वेक्टर की वो साइट जहां पर डिजायर्ड जीन को हम इंसर्ट करते हैं, वो क्लोनिंग और रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। क्लोनिंग साइट एक प्रकार की एक्चुअल रेस्ट्रिक्शन साइट है, जहां से आरई डीएनए वेक्टर वेक्टर डीएनए को कट करता है। जैसे बेटा ये हमारे यहाँ वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने एक आरई से कट किया, इको आर फर्स्ट से, तो ये इको आर फर्स्ट की क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट। इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्लोनिंग साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट क्यों बोला, कि आरई से यहाँ से वो कट करेगा। क्लोनिंग क्यों बोला, क्योंकि इसी जगह हमारा डिजायर्ड जीन इंसर्ट होगा।
और डिजायर्ड जीन इंसर्ट हो गया तो अब ये प्लाज्मिड वेक्टर आगे जाके उसकी कॉपी नंबर को बढ़ा सकता है, या बोले तो बढ़ाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोनिंग। मतलब अगर इस वेक्टर के होस्ट सेल में नंबर बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे डीएनए की जो डिजायर्ड जीन हमने जोड़ा है उसकी क्या हो रही है, कॉपी बढ़ रही है, क्लोनिंग हो रही है। तो रेस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट जिसको हम कह रहे हैं, इको आर फर्स्ट से इसको हमने कट किया तो ये इको आर फर्स्ट से आपको पता है स्टिकी एंड्स बन जाते हैं, जो ओवरहैंग एंड बन जाते हैं। और डिजायर्ड जीन को ऑब्टेन करने के लिए जो हम डीएनए यूज कर रहे हैं उसको भी कहाँ से कट करेंगे, इको आर फर्स्ट से। बेटा इको आर फर्स्ट से जहां से इसको हम कट कर रहे हैं, कहाँ जहां से कट कर रहे हैं, इस इको आर फर्स्ट के इधर भी इको आर फर्स्ट की साइट होगी डिजायर्ड जीन के, इस साइड में भी साइट होगी, और ये बीच में होगा हमारा डिजायर्ड जीन। मतलब ये डिजायर्ड जीन का सीक्वेंस है। इस साइड में भी जी ए ए टी टी सी सीक्वेंस है, जी ए ए टी टी सी सीक्वेंस है, इस साइड में भी जी ए ए टी टी सी सीक्वेंस है, इस साइड में भी जी ए ए टी टी सी सीक्वेंस है। अब इसको जैसे ही आरिस कट करेंगे यहाँ कट लगाएगा, जहां जिसका सीक्वेंस होगा वहां कट लगाएगा, यहाँ कट लगाएगा, यहाँ कट लगाएगा, तो ये डीएनए का एक हमारा डिजायर्ड जीन का टुकड़ा बाहर निकल के आएगा। और डिजायर्ड जीन के यहाँ पे क्या होंगे, स्टिकी एंड। ये जो डिजायर्ड जीन के अंदर जो स्टिकी एंड है, ये वेक्टर के अंदर जो स्टिकी एंड है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज हम इसको डीएनए के साथ जोड़ेंगे और बन जाएगा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसी के पास हमें पता है हमारी क्या होती है साथ में, ओआरआई साइट। अब ये आर डीएनए बन चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, इसके साथ हमारा डिजायर्ड जीन जुड़ चुका है, इसके पास ओआरआई साइट भी है। अब एक काम करो, इसको होस्ट सेल में भेज दो, होस्ट सेल के अंदर अगर ये जाएगा, अंदर जाके रेप्लिकेट करेगा, कॉपी नंबर बनाएगा। मतलब इसके साथ क्या हो रहा है, हमारे जीन की क्लोनिंग हो रही है। पहले एक जीन है, अब बैक्टीरिया की सेल के अंदर जाने के बाद इसने अगर अपनी कॉपी 4 बना ली तो उस जीन की कॉपी कितनी होगी, 4, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्लोनिंग साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट क्यों बोला, आरी से यहाँ से इसने इसको कट किया है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया आपने, रेस्ट्रिक्शन साइट। शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बेटा यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो आरी हम यूज कर रहे हैं, कि जो एक कोई वेक्टर है, थोड़ा वेक्टर ढंग से नहीं बन रहा, धीरे धीरे सीखा जा रहा है बेटा, धीरे धीरे पेन चलाना अपन सीख जाएंगे, आपको भी पता है राइटिंग बहुत सुंदर आ रही है, बट आप कोशिश करें समझने की। अगर ये बेटा हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है, इसके पास अगर एक रेस्ट्रिक्शन साइट है इको आर फर्स्ट, ये हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है, इसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट है इको आर फर्स्ट, बाम H1, इसके पास साइट है साल फर्स्ट, इसके पास साइट है हिंड सेकंड, और एक तीसरा वेक्टर हमारे यहाँ पे बनाया है, लिया है, इसके पास है यहाँ इको आर फर्स्ट का साइट, यहाँ इको आर फर्स्ट का साइट, यहाँ है जेरिलो इको आर फर्स्ट का साइट। बताओ इनमें से कौन सा वेक्टर सबसे खराब होगा, वाहियात होगा। बोले तो अगर बेटा हम जो बात करें कि हमारे वेक्टर के पास रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, तो सुनिए स्टेटमेंट क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट तो होनी तो चाहिए, बट हमारे पास रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, एक वेक्टर के अंदर एक से ज्यादा आरी की साइट होनी चाहिए, एक वेक्टर में एक से ज्यादा आरी की साइट होनी चाहिए, बट पर्टिकुलर एक आरी के लिए केवल एक ही साइट होनी चाहिए। तो वेक्टर वो अच्छा होगा जिसमें मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट होगी डिफरेंट एंजाइम्स के लिए, बट पर्टिकुलर एक एंजाइम के लिए केवल एक ही साइट होगी। क्या दिक्कत आएगी अगर केवल और केवल उसमें मल्टीपल साइट ना होगी, एक सिंगल साइट होती तो। बोले तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर नोट अच्छा, ये अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं है। क्यों नहीं है बढ़िया, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन केवल इको आर फर्स्ट एक ही आर यूज करने का ऑप्शन रहेगा, हम दूसरा आर यूज ही नहीं कर पाएंगे। डिजायर्ड जीन को ऑप्टेन करते समय कोई दूसरा आर से हम इस वेक्टर को यूज करना चाहे तो यूज नहीं कर पाएंगे, तो इतना अच्छा नहीं है। ये देखो सेकंड वाला, ये बहुत अच्छा है, बहुत गुड, बहुत गुड है, बहुत अच्छा है। बोले तो यहाँ पे अपन डिफरेंट टाइप के 4 आर यूज कर सकते हैं, साल फर्स्ट, इक्वार फर्स्ट, बाम एच फर्स्ट और हिंट सेकंड। किसी से भी डिजायर्ड जीन के दोनों तरफ जो भी सीक्वेंस होगा जिससे कट करके लाएंगे उसको हम यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। बताओ ये तो सबसे खराब रहेगा, वाहियात रहेगा।
क्यों? अगर जैसे ही हमने इक्वारफस यूज किया तो बेटा क्या दिक्कत आएगी बताओ आप, क्या लग रहा है आपको? क्या होगा? इस वेक्टर डीएनए के टोटे टोटे हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और बेटा इसके टोटे टोटे हो जाएंगे तो डिजायर्ड जीन को जोड़ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, जीन क्लोनिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। वेक्टर शुड हैव रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर मेनी एंजाइम बट ओनली वन साइट फॉर ईच एंजाइम, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। Presence of more than one RE for one RE. Presence of one more than one recognition site for one RE within a vector will generate several fragments which complicate the gene cloning. ये कुछ प्रॉपर्टी है बेटा वेक्टर की, कि वेक्टर किस तरीके का क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक तो ORI होनी चाहिए, एक उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए, तीसरे क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। अब वेक्टर कौन सा यूज करेंगे, डिपेंड दो चीजों पे करेगा कि होस्ट कौन सा है और डिजायर्ड जीन का साइज क्या है। इस बेसिस पर डिफरेंट टाइप के वेक्टर डीएनए हम यूज करते हैं, और इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर का ड्यूरेशन हम बहुत छोटा रख रहे हैं इसलिए ताकि आप बोर भी ना हो। डेली के अगर 2 5 7 10 मिनट भी आप हिम्मत करके देखते रहेंगे तो बेटा थोड़ा थोड़ा करके ये टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएगा, और नीट के अंदर फिक्स है 10 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। आप 1.5x करके भी इसको देख सकते हो, बट प्लीज जैसा भी इसके अंदर लिखा जा रहा है तो हिम्मत करके 10 15 मिनट बैठिए, साथ में लिखिए, ताकि आपका ये टॉपिक 100% तैयार हो जाए। नीट में बोर्ड के अंदर कहीं आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की अपनी गारंटी है। इसके लास्ट में हम जब चैप्टर थोड़ा और हो जाएगा कुछ क्वेश्चन भी ऐड कर देंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।